अस्सलामुअलैकुम जी। माय नेम इज़ सिद्रा, आपकी होस्ट साहिवाल से। जैसे आप सब जानते हैं कि ये वीडियो जो है ये स्पॉन्सर्ड है रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के रेफरेंस से। और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि इस शो का मकसद ये होता है कि हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाएं जिनका कंट्रीब्यूशन जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत मायने रखता है और बड़ा चेंज आया हो उनकी एफर्ट से। हाँ, वो एजुकेशनल फील्ड से हों, वो आईटी फील्ड से हों, वो लिटरेसी फील्ड से हों, या वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों। जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, वो पोइट भी हैं, वो ऑथर भी हैं, वो कॉलमिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं एंड बाय प्रोफेशन बैंकर हैं। आइए मुलाकात करते हैं शकील खान से जो स्वीडन से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड, मेरा स्क्रीन ऑफ हुआ है इस वक्त मोबाइल का। इट्स जी, अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र सर। सर मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो अपने एक आरजे स्टाइल में करवाएं। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन आपने छोटा मोटा तो दे ही दिया। मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मेरे मजहब, मेरी जात का मत पूछिए। मेरे मजहब, मेरी जात का मत पूछिए। हूँ फकीर मैं, औकात का मत पूछिए। मैं क्या वाह। था कल, मैं क्या था कल, मैं क्या हूँ आज। मैं क्या था कल, मैं क्या हूँ आज। दफन हुई इस बात का मत पूछिए। और देख सकें तो देख लें चेहरे का रंग। देख सकें तो देख लें चेहरे का रंग। मेरी जुबान से मेरे हालात का मत पूछिए। और कुछ बताने की जरूरत है इस वक्त? जी हाँ जी, बिल्कुल बताने की ज़रूरत है कि आप कहाँ आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं, और ये जो आपने इतना अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया है इसके पीछे रीज़न क्या है? अच्छा, मेरा ताल्लुक जो है कराची पाकिस्तान से, और स्टडीज के सिलसिले में यूरोप का रुख किया। कई ममालिक घूमे और फिर स्वीडन में आ बसे। अब यहीं रहता हूँ, यहीं काम करता हूँ, एक बैंकर हूँ। साथ साथ पोइट्री करता हूँ, शायरी करता हूँ, कॉलम लिखता हूँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक्टिव हूँ। अ, दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लाई ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, और इसके अलावा जो हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कौमी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी कम्युनिटीज होती हैं, उनके साथ भी काम करता हूँ यहाँ पर स्वीडन में। ऑलराइट, दैट्स अमेजिंग। और अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ जो बड़ा स्टार्टिंग में है कि आप जो है वो फर्दर स्टडी के लिए पाकिस्तान छोड़कर जो है वो यूरोप में आए, और जो यूरोप का कल्चर होता है वो डिफरेंट है, और फिर वो आपका एक लिटरेचर वाला जो अंदाज है वो कैसे आपने जो है वो पाकिस्तान से उठाया और बैग में पैक किया और यूरोप आ गए। सो ये डिफरेंट नहीं है थोड़ा लिटरेचर, पाकिस्तानी लिटरेचर के साथ, और फिर आप ये यूरोप में फर्दर स्टडी के लिए, तो दो डिफरेंट थिंग्स लगती हैं मुझे पर्सनालिटी की। बिल्कुल ऐसे ही। दरअसल ये जो लिटरेचर है या जुबान है, ये तो हमारे अंदर होती है। और ये जो शायरी जो है, ये तो हर इंसान, एक बच्चा भी शायरी करता है। ममता भी एक शायरी है। तो इसी तरीके से शायरी तो हमारे अंदर होती है। मैं एक लखनवी खानदान से हूँ, मेरी वालदा लखनऊ से। तो शायद ये हमारे अंदर पहले से ही था, जबान का कुछ सिलसिला। और यूरोप आना पढ़ाई के सिलसिले में हुआ, लेकिन कहीं पे भी अपनी जबान को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को नहीं छोड़ा। और वो साथ हैं और आज तक साथ है। उसी जमीन की जो है मिट्टी, वो मेरे माथे पे आज तक है। और मैं किसी भी मुल्क में जाता हूँ या कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा होता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और कौमी जबान को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, पहला शेर कब लिखा, और क्या ज़रूरत पेश आ गई वो पहला शेर लिखने की, और कितने साल के थे आप जब आपने ये पहला शेर लिखा? शायरी तो मुझे खुद याद नहीं है। दरअसल हुआ यूँ था कि मैं शायरी पढ़ता था। घर में इस तरह का माहौल था कि थोड़े बहुत सिस्टर्स भी शायरी वगैरह करती थी। डायरी में कोई अच्छी गजल आ गई लोगों की, तो वो लिख लिया करती थी। तो बहनों की डायरी से गजल पढ़ लिया करते थे। अम्मी की भी एक डायरी हुआ करती थी, उसमें भी गजलें होती थी, वो भी पढ़ लेते थे। तो इस तरह से एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया शायरी की तरफ। और लिखने का
मुझे खुद याद नहीं है एक्चुअली कि मैंने कब एग्जैक्टली स्टार्ट किया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इंसान लिखता है जिस उम्र में होता है फिर उस हिसाब से इंसान लिखता है, और उम्र के साथ साथ आपकी शायरी बेहतर होती रहती है, आपके मौज़ूआत तब्दील हो जाते हैं। और यही हुआ कि पाकिस्तान में शायरी कर रहा था, लेकिन वो उस हिसाब से थी वो शायरी। उसके बाद जब यूरोप आए तो शायरी का बिल्कुल रुख तब्दील हो गया, दिमाग काफी खुल गया, बहुत सारे ममालिक घूमे, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे अलग कल्चर देखे, बहुत सारे अलग मजाहिब के लोगों से मिले। तो आपकी सोच जो होती है वो वसी हो जाती है, बढ़ जाती है, इस तरह आपके पास मौजूद भी ज्यादा आ जाते हैं और आप कुछ बेहतर लिख पाते दैट्स अमेजिंग। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी पोइट्री होती है या आप जो कॉलम लिखते हैं या जो भी आप जो है वो राइट करते हैं, सो उसका जो मेन मोटिव यानी क्या एक पीछे माइंड में कौन सा एक वर्ड कौन सी फीलिंग्स होती हैं जिसको आप मद्देनजर रख कर जो है वो राइट करते हैं? हैं। ये तो डिपेंड होता है सिचुएशन के ऊपर, किस सिचुएशन के आप पे आप लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, कालम लिख रहे हैं, कोई ताज़ा कलाम है, ताज़ा मौजू है, उसके ऊपर लिख रहे हैं। एक्चुअली होता यूँ है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या एक मिसरा आपके ज़हन में आता है, तो आप उस करैक्टर के अंदर चले जाते हैं। शायरी में ख़ास तौर पे इस तरह से होता है कि आप उस करैक्टर के अंदर चले आते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि वो करैक्टर इस सिचुएशन के अंदर किस तरह से फ़ील कर रहा होगा। अ, और फिर उसमें आप ढलते जाते हैं, जब वो आपको तमाम एहसासात मिल जाते हैं, तब वो शायरी में आने लगते हैं। फिर उसके बाद एक ग़ज़ल का एक फ़ॉर्मेट है, आपको फ़ॉर्मेट सेट करना पड़ता है, वज़न देखना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन शायरी जो है वो एहसासात का नाम है। तो आपको एक किरदार के अंदर जाना पड़ता है उस किरदार के एहसासात को समझने के लिए। और इसी तरीके से मैंने बहुत सारी शायरी करी, मैंने कश्मीर के ऊपर शायरी करी, तो मैंने फील किया, हालांकि मैं कभी खुद कश्मीर नहीं गया, लेकिन न्यूज देखते हैं हम लोग, कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, कश्मीरी लोगों से मिलते हैं, उनकी क्या सिचुएशन है। तो वो फिर सीरिया का मामला जो हुआ, शाम में जो हुआ, वो बच्चा समंदर के किनारे पे मैं पड़ा मिला, वो देख के काफी डिस्टर्ब हुआ। फिर मैंने सोचा कि वो बच्चा कैसा फील करता होगा, उसके माँ बाप कैसा फील करते होंगे। तो इस तरह से आप किसी न किसी करेक्टर के अंदर चले आते हैं। एक एक तलाकशुदा कैसा फील करता है, एक शादीशुदा कैसा फील करता है, तो इस तरह से आप एक करेक्टर के अंदर जाते हैं और उस हिसाब से लिखते हैं। शायर जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो जो शायरी कर रहा है वो उसके अपने ऊपर गुजरी हो। उमूमन जो मुआशरे में वो देखता है, उस सिचुएशन को अपने ऊपर ढालता है और फिर शायरी करता है। ऑलराइट। तो शकील, आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो है वो आपको अदब की तरफ लेकर आने वाला जो है वो आपका घराना, आपकी मदर ही है। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटोर भी। बिल्कुल, बेशक मेरी माँ, जाहिर सी बात है, लफ्जों को परोना ही उनकी गोद में सीखा। तो पहला लफ्ज ही इंसान मुंह से माँ बोलता है। और अम्मी, मैं आज देखता हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी एक औलाद है, मेरा भी एक बेटा है। तो मेरी वाइफ उनके साथ बातें करती रहती है, हालांकि उसको बोलना नहीं आता, उसके साथ बातें करती रहती हैं। तो वो किसी दिन यूं बस बोल पड़ेगा। तो इसी तरीके से यही होता है कि मैंने भी शायद इसी तरीके से सीखा हो। तो माँ जो होती है वो माँ ही लफ्ज डालती है, इंसान के अंदर अल्फाज डालती है, अल्फाजों को परोना सिखाती है। तो सारी चीज़ अम्मी की तरफ से आई है, बल्कि ये जो मेरा नाम है शक्कू, ये भी अम्मी ने ही दिया था मुझे। मुझे घर में प्यार से शक्कू कहते हैं, शकील मेरा नाम है, शकील खान। तो घर में मुझे प्यार से शक्कू कहते हैं और मैंने इसी नाम को अपना तखल्लुस बनाया शायरी में। यानी ये भी आपने अपनी मदर की ही इनायत है आप पर। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला जो है वो आपको और तरक्की दे इसमें। अब मेरा अगला सवाल ये है कि लिटरेचर में आप किसको ज़्यादा पढ़ते हैं? लिटरेचरी हमारी जो है वो एक फील्ड है, उसमें बहुत सारे लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ज़्यादा आप किसको पढ़ते हैं? अच्छा, एक अच्छी शायरी करने के लिए, एक मुख्तलिफ शायरी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ शोरा को पढ़ें। और ज़रूरी है कि आप पुराने शोरा को भी पढ़ें और जो नए आने वाले हैं उनको भी सुनें। क्योंकि अगर पुरानी शायरी पढ़ेंगे तो आप उसी ज़मीन पे बात करेंगे, उन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे और उसी एहसासात की बात करेंगे। और अगर आप नई शायरी सुनेंगे तो आप उसमें फ़र्क देखेंगे। ग़ज़ल भी जो पहले कही गई थी और जो अब कही जाती है, उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ शोरा को पढ़ें। आज के भी अपने से कम उम्र शोरा को भी पढ़ें और जो गुज़र गए उनको भी पढ़ें, ताकि आपका सीखने का अमल हमेशा जारी रहे। इसीलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरी ग़ज़लियात जो हैं, उनके मौज़ूआत कुछ नए मौज़ूआत हों। तो मैंने कुछ कई ग़ज़लें अभी जो लिखी हैं, उस पे लोगों को थोड़ा-सा एतराज़ भी है।
लेकिन वो मौज़ूआत नए हैं और सच्चे मौज़ूआत हैं। में आप उनमें से कोई एक जो मौजू जो आप मुनासिब समझते हैं उसकी जो है वो उस गज़ल के चंद अशार यहाँ मैं सुनाता हूँ, जो यहाँ सुनाने वाली है, क्योंकि वो अभी कहीं शाया नहीं की गई है किसी किताब में। मेरी 3 किताबें शाया हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहली किताब का नाम था झूठी तहरीर, दूसरी किताब थी वो जो उड़ गए, और तीसरी किताब झूठी तहरीर का एडिशन 2 आया है, वो हाल ही में शाया हुई है। और जो जो नई शायरी में कर रहा हूँ उसकी चंद अशार में सुना देता हूँ आपको कि वो गया तो दिल को कुशादा किया, वो गया तो दिल को कुशादा किया, और एक और इश्क का इरादा किया। वो गया तो दिल को कुशादा किया, और एक और इश्क का इरादा किया। तेरे शहर में प्यार जुर्म है क्या, तेरे शहर में प्यार जुर्म है तो तेरे प्यार में कुछ ज्यादा किया। और तेरे साथ मैं मुकम्मल था कभी, तेरे साथ मैं मुकम्मल था कभी, तेरे बाद खुद को आधा किया। तेरे साथ मैं मुकम्मल था कभी, तेरे बाद खुद को आधा किया, और तेरा एक मातम मनाने को साकी, तेरा एक मातम मनाने को साकी, शराब को अपनी सादा किया। और अब और वादे नहीं करेंगे, अब और वादे नहीं करेंगे, आज फिर खुद से ये वादा किया। और तेरे शाह के तख्त गिराने को, शेर सुनिएगा, कि तेरे शाह के तख्त गिराने को आगे हमने अपना प्यादा किया। तेरे शाह के तख्त गिराने को आगे हमने अपना प्यादा किया। तुम आ जाओ कि वो भी आ जाएगी, तुम आ जाओ कि वो भी आ जाएगी, इस शर्त पे नींद को आमादा किया। तुम आ जाओ कि वो भी आ जाएगी, इस शर्त पे नींद को आमादा किया। और तुम मरकर भी दफनाए नहीं गए, तुम मरकर भी दफनाए नहीं गए, शक्कू जो काम किया वो आधा किया। कमाल, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ये तो नवाजी। पूरी एक स्टोरी है, मतलब स्टार्ट जहाँ से हुई। और मेरे मेंटोर कहते ऐसे हैं कि अल्फाज का जादू ऐसा होता है कि 4 लफ्जों में पूरी कहानी बयां कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी एक एक आज के मौजू पे एक कुछ अशार लिखे थे कि किसको बताएं हो गए बेकार आजकल, किसको बताएं हो गए बेकार आजकल, है जहनो दिल से लागरो बीमार आजकल। और नाराज बेगमात थी दफ्तर के काम से, नाराज बेगमात थी दफ्तर के काम से, घर आ पड़े तो वो भी हैं बेजार आजकल। और आने को तो आ जाएं हम छत पर आपकी, पाकिस्तान में छतें मिली हुई होती हैं मोहल्लों में, तो आने को तो आ जाएं हम छत पर आपकी, आने को तो आ जाएं हम छत पर आपकी, लेकिन कोरोना बन गया बीमार आजकल, दीवार आजकल, लेकिन कोरोना बन गया दीवार आजकल। और फुर्सत कहाँ थी प्यार की, मौका भी कम मिला, फुर्सत कहाँ थी प्यार की, मौका भी कम मिला, मौका मिला तो बढ़ गई तकरार आजकल। और कैसे बढ़े ये फासले, कैसा ये दौर है, कैसे बढ़े ये फासले, कैसा ये दौर है, सब दूर दूर हो गए हैं यार आजकल। और माइल हुआ कोरोना तेरे मेरे दरमियां, माइल हुआ कोरोना तेरे मेरे दरमियां, शक्कू के सर पे लटक रही तलवार आजकल। बहुत खूब, बहुत खूब। शकील, लगता है जैसे आपने एक बहुत जो है ना वो लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर में कुछ आपकी मतलब कोई डिग्री है आपके पास, या कोई आपने इसको। नहीं, कोई खास डिग्री नहीं है मेरे पास उर्दू लिटरेचर में, और इसका मुझे अफसोस होता है, बिल्कुल फील होता है। इसलिए जरूरत ऐसा पड़ती है अक्सर कि अक्सर मैं यहाँ पे बैठ के भी डिक्शनरी मुझे खोलनी पड़ती है, या मैं ज्यादा उसकी पढ़ाई करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि शायद मैं अगर और लिटरेचर पढ़ लेता, मतलब अगर अपने कोर्सेज में, तो शायद मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सीखने का अमल जारी है और जारी रहेगा इंशाल्लाह।
अच्छा, अब मैं आपसे आपकी किताबों के बारे में पूछना चाहती हूँ। एज़ ए ऑथर जो है वो लिखने का जो है वो कब सोचा और कैसे टाइम निकाला? कोई किसी ने मशवरा दिया था लिखने का या खुद से था कि नहीं ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको इकट्ठा करना है, सम अप करना है और पब्लिश करना है? बिल्कुल ऐसे ही कि कई सालों से मैं ये शायरी कर रहा था, अशार अपने लिखता था। वो पाकिस्तान में होता है, उसको बोलते हैं डेकेट फॉर्म, मोटा वाला। तो उसमें अपनी शायरी करता रहता, उसके कागज भी अब सस्ता हो गए थे। और भर गया था वो। शायरी करता था, दोस्तों में सुनाता रहता था। लेकिन कभी भी सोचा नहीं था कि मैं वो अपने 4 या 6 दोस्तों से बढ़ के किसी को सुना पाऊंगा, या इस काबिल भी होगी मेरी शायरी। अचानक से वालिद ने मेरे को देखा, कई अरसे से देख रहे थे, उन्होंने बोला यार इसको किताबचा क्यों नहीं बनवा लेते, तो इसको एक जगह हो जाएगी। तो मैंने कहा पापा मुझे नहीं मालूम कि इसको मार्केट कैसे किया जाता है, इसका क्या तरीका होता है। तो बोलने लगे पहले इरादा तो करो। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा मैं उस वक्त इस काबिल था अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब कर रहा था, काम कर रहा था, पैसे थे। मैंने कहा ठीक है करते हैं। लेकिन पापा ने बोला लेकिन इसकी शर्त ये होगी कि तुम्हारी पहली किताब मैं अपने पैसों से छपवाऊंगा। मैं पापा ऐसा नहीं कर। वो मैंने कहा पापा मेरे पास पैसे हैं। बोले मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं तुम्हारी किताब छापने के, लेकिन मैं छपवाऊंगा। तो अब तुम पब्लिशर देखना शुरू करो। तो फिर हमने पब्लिशर वगैरह देखा, मैंने और एक दोस्त है मेरी। अ, और फिर हमने अपने किताब का सिलसिला आगे बढ़ाया। लोगों से बात करी, यूनिवर्सिटी के लोगों से जाके मिले, प्रोफेसर से जाके मिले, अपना कलाम दिखाया, उन्होंने चेक किया, जो गलतियां थी वो बताई, इस्लाह करी, और उसके ऊपर अपना इज़हार ख्याल भी किया। इसके बाद ये भाई पहली किताब झूठी तहरीर शाये कर दी गई। लेकिन मैंने दोस्तों में बाकी वो एक दोस्त के अलावा किसी दोस्त को नहीं बताया था। एक दफा एक क्या बोलते हैं प्याले कैफे उस पे चाय के होटल पे हम लोग बैठे हुए थे, और एक दोस्त मैंने बोला कि यार क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं अपनी शायरी की किताब छपाऊं। तो बोलने लगे हाँ बिल्कुल छपानी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है तुम खरीदोगे अगर मैं छपाऊंगा? बोले मैं बिल्कुल खरीदूंगा। ठीक है। तो उसी दिन शाम में सबको अपने घर पे ले गया, किताबों की डिलीवरी हो चुकी थी, और मेरे पास कुछ 500 किताबें घर पे रखी थी। मैंने कहा ये लो बेचो। सारे दोस्तों को काम पे लगा दिया। बहरहाल लोगों को दोस्तों को किताबें दी मैंने, और दोस्तों ने किताबें पढ़ी, उनको इतनी पसंद आई तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम इसकी मार्केट करेंगे। तो सारे जो है क्रेडिट मेरे दोस्तों को जाता है, मेरे वालिद साहब को जाता है, मेरे चचा को जाता है, जिन्होंने बैठ के कंपोजिंग करी थी सारी। मुझे याद है पहली किताब की मैं तो चचा ने बैठ के कंपोजिंग करी थी, वालिद साहब ने पैसे दिए थे, दोस्तों ने मार्केट करी, और इस तरह से पहली किताब शाया हो गई अल्लाह अल्लाह करके। उसके बाद चंद अरसे के बाद ही मैं जो हूँ स्वीडन शिफ्ट हो गया। यहाँ पे जबान ही अलग, माहौल ही अलग, अ, अपनी जबान बोलने वाले लोग नहीं, मौसम भी ठंडा, लोग भी ठंडे, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो वो साइड पे हो गई वो किताबें। यहाँ पे हम लग गए अपनी पढ़ाई में और अपने काम में। उसके बाद चंद दिनों के बाद मेरी मुलाकात हुई यहाँ के बहुत बड़ा नाम है जमील एहसन साहब, उनकी एशियन उर्दू सोसाइटी से। तो उन्होंने एक इस तरह से कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ था, और वहां पर फिर हमने एक मुशायरा किया उन्होंने, और उसमें मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर भी अरबी लोग हैं। तो मैंने उनसे राब्ता किया, और फिर मेरा अरबी सफर वहां से दोबारा से स्टार्ट हो गया। फिर मैंने दूसरी किताब छपवाई। फिर मेरी मुलाकात हो गई अनवर मकसूद साहब से कराची में। तो अनवर मकसूद साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने अपनी किताब अनवर मकसूद साहब के हाथ में रखी। मैंने कहा सर ये मेरी किताब है, प्लीज इस पर इत्तला कीजिए। किताब का नाम था परिंदे। तो अनवर मकसूद साहब ने वो किताब पढ़ी पूरी, उनको बहुत पसंद आई, और उसके उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा इस किताब का नाम परिंदे नहीं होगा, इस किताब का नाम होगा वो जो उड़ गए। तो मेरी दूसरी किताब का नाम अनवर मकसूद साहब ने रखा है, वो जो उड़ गए। उनको लगा कि ये मेरा जिस तरह से गजलियात और वाह! नज़में थी मेरी किताब में, उनको लगा कि ये नाम बहुत छोटा है परिंदे। वो जो उड़ गए ये एक वसी नाम है, मुख्तलिफ सोच में मुख्तलिफ अंदाज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम वो जो उड़ गए रखा गया। और उसके बाद दूसरी किताब भी शाये हुई उनके उनकी इस्लाह के बाद, और उन्होंने अपना इजहार ख्याल भी किया किताब में, और बहुत पसंद भी करी किताब को। और फिर मैंने तीसरी किताब शाये करी जो कि मेरी पहली किताब की एडिशन 2 थी, झूठी तहरीर, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया था पाकिस्तान में और खासतौर पर यूरोप में। तो फिर मैंने कहा कि अब जब इसको इतना पसंद किया गया तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई कि उसी टाइप की शायरी जो मैंने पहली किताब में लिखी थी,
जिसमें दर्द था, अफसुर्दगी थी, थोड़ी-सी नाराज़गी थी मुआशरे से, उस टाइप की शायरी दोबारा से किया। क्योंकि वो जो उड़ गए के अंदर मैंने हिजरत पे बात करी है, मुहाजिरीन पे बात करी है, जो अपने ममालिक छोड़ के दूसरे कंट्रीज, दूसरे ममालिक चले जाते हैं अपना वतन छोड़ के। उस दर्द के बारे में बात करी है मैंने, और बाकी मोहब्बत, रोमानवी गज़लें हैं। लेकिन आखिरी किताब में मैंने दोबारा से वही अंदाज अपनाया जो मेरा झूठी तहरीर में था। कितना डिफ़िकल्ट होता है कि उसी पुराने आर्ट जो आपकी एक तहरीर होती है उसका एक पार्ट 2 लिखने के लिए और वही लेवल मेंटेन रखने के लिए कितना टाइम लगता है। सपोज़ अगर आपने जो है वो एक बहुत पुरानी तहरीरें लिख कर आपने उसको अरेंज किया तो जो है वो पहली बुक लॉन्च कर दी, पहली बुक पब्लिश हो गई। अब दूसरे को लिखने के लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ा और कितनी दफ़ा जो है वो कागज़ फाड़ कर दोबारा फेंके, सोचा ये हिस्सा नहीं बनेगा, ये हिस्सा बनेगा, ये शेर इसमें नहीं आएगा, कितना टाइम लगा? इससे तो मेरी बेगम बड़ी परेशान है कि घर में हर वीकेंड को इतना कागज निकल आता है। वो बोलती है ये आता कहाँ से, और ये रखा हुआ कहाँ से था जो अब इतना गंदा होके निकल गया। मैंने कहा ये कहीं कहीं मुझे मिला था, मैंने उठाया, उस पर लिखना शुरू कर दिया। तो यही होता है, मैं किसी खास जगह नहीं लिखता, कभी मोबाइल में लिखा होता है, कभी दफ्तर में बैठा हूँ तो दफ्तर के लेटर पैड पे लिख दिया। घर पे आया हूँ, घर पे शाम में बैठा हूँ तो जो मुझे हाथ में मिलता है, कभी एक कुछ दिन पहले तो कुछ लिफाफों के ऊपर वो जो खतूत वगैरह आते हैं उसके लिफाफों के ऊपर बैक साइड पे मैंने लिखना शुरू कर दिया। बोलने लगी इनको तो छोड़ दें आप। तो जिस वक्त जहाँ पे आमद हो जाती है इंसान वहीं पे लिखना शुरू कर देता है। और लिखना मुश्किल मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि झूठी तहरीर मेरी बेसिक थी, यानी मेरी बुनियाद थी। और शायद वही मेरा अंदाज, असली अंदाज तो वही था जो पहला पहला रूप जो आता था, आया मेरे ऊपर, वही असली रूप था मेरा। उसके बाद मेरा रूप बढ़ता गया, समझता गया शायरी को, और उसमें मुख्तलिफ मौजुआत पे लिखा। तो झूठी तहरीर को आप महसूस करेंगे कि एक कमरे में बंद है। झूठी तहरीर की जो गजलियात हैं वो खास किसी शख्स के बारे में है, या खास दर्द के ऊपर है, अफसुर्दगी के ऊपर है। उसमें और ज्यादा इतनी वसी बातें नहीं हो रही थी पहली वाली में। तो दूसरी वाली में अंदाज वही अपनाया है, लेकिन बातों को थोड़ा सा वसी कर दिया गया है। और सोच को जो कि डेवलप हो गई वक्त के साथ साथ, मैंने कुछ नहीं किया, दूसरे शोरा को पढ़ा, और जो हिजरत करी पाकिस्तान से उसने बहुत सीखने में मदद करी। तो दूसरी झूठी तहरीर में वो रंग ज्यादा नजर आता है। ऑलराइट, दैट्स आपको लगता है कि अब मैं निखरता जा रहा हूँ और जो है वो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा हार्ड वर्क जो है वो खुद ब खुद ही मेरी शायरी को जो है वो एक प्योर शेप दे रहा है। शायरी बेहतर अब हो रही है, लेकिन अमल जो है वो जारी है सीखने का, बिल्कुल बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब हम बात करते हैं कि आप कॉलमिस्ट भी हैं। जी। तो जब कॉलम लिखते हैं तो किस पे, एजुकेशन पर लिखते हैं, करंट सिचुएशंस पर लिखते हैं, किन बेसिक टॉपिक्स पे ज़्यादा लिखते हैं? मेरे कॉलम ज्यादातर खास, चूंकि मैं स्वीडन में मौजूद हूँ, तो हम हालात को, जो पाकिस्तान के हालात हैं, उनको दूसरे नजर से देखते हैं। तो यही होता है कि मेरे कॉलम के ज्यादातर मौजूआत जो होते हैं वो या तो हिजरत होती है, या तो स्वीडन में क्या चल रहा है उस हिसाब से उसके ऊपर कॉलम लिखा जाता है। तो मेरे ज्यादातर मौजूआत ये होते हैं पाकिस्तानी न्यूज से या खबरों से, पाकिस्तान की सियासत से। एक वक्त तक दिलचस्पी थी, इंसान सोच रहा था, लिख रहा था, लेकिन वो इतनी डीप होती जा रही है और डीप एंड डर्टी होती जा रही है कि अब उसके ऊपर हजारों लोग लिख रहे हैं कि कौन किसको पढ़े और किसके नजरिए को सच माने। तो इसलिए उधर से मैंने अपना हाथ हटा लिया। ऑलराइट, तो अब मतलब आपने जो है वो, और आप कोई और बुक लिखने का मतलब कोई प्लान नहीं है, लाइक, या पोइट्री कोई है वो पब्लिश करना है? एक ऑथर तो बहुत नहीं, कुछ लिखता है ना, ऑथर तो कहानियां भी जो है उसके, उसको तो कुछ भी लिखता है। तो बिल्कुल ऐसे ही एक राइटर जो होता है उसके जहन में बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन जब जब तक मुझे लगता है जिस चीज को आप सीखे नहीं, उस चीज में बेकार में काम करना बेकार है, क्योंकि उसमें वक्त जाया होगा आपका। तो आप पहले सीख लें। अनवर मकसूद साहब से बात हुई थी, मेरे जहन में बहुत सारी स्क्रिप्ट है पाकिस्तानी ड्रामों के लिए, पाकिस्तानी मूवीज के लिए। मुझे लिखना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि एक कहानी किस तरह से लिखी जाती है। सच बात तो ये, एक स्क्रिप्ट जो ड्रामे की स्क्रिप्ट होती है वो किस तरह से लिखी जाती है।
तो ये चीजें तो मेरे जहन में तो है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो है। तो उनसे भी अभी चंद दिन पहले बात हुई थी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते, तो मैंने उनसे भी ये बोला था कि मकसूद साहब, आपने तो इतने बड़े बड़े ड्रामे लिखे हैं, इतने कामयाब ड्रामे लिखे हैं, तो आप मुझे वो सिखाएं। तो मैं सिखाऊंगा। मैं अब तुम्हें ये बताओ, ये तुम्हारे पास, उनके पास वो व्हाट्सअप, ये इंटरनेट वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारा डायरेक्ट बोलने लगे तुम्हारा बिल बहुत बन जाएगा मैं सीखने में क्योंकि डायरेक्ट फोन करना पड़ता है उनको, इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो आप फिक्र मत करें, आप वक्त निकालने। तो बोले चलो ठीक है, मैं किसी दिन तुम्हें बेसिक बता दूंगा, लेकिन डिटेल में नहीं समझाऊंगा, वो तुम सीखते सीखते सीख जाओगे। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो हाँ, काफी चीजें हैं जहन में, समझने पाइपलाइन में है, लेकिन उनको मंजर आम पे आते आते भी बहुत वक्त चाहिए। कभी कोशिश की हो अपनी शायरी को जो है वो गुनगुना कर आपने मतलब महसूस किया हो कि काश अगर इसको जो है वो कंपोज किया जाता और इसकी प्रॉपर जो है वो एडिटिंग की जाती, और तो ये बड़ा एक अच्छी गज़ल बन सकती थी और इसको गाया जा सकता था। तो कभी सोचा किसी सिंगर को अप्रोच करने के लिए कि मैं इस तरफ भी आऊँ? बहुत सारी गजलें जो होती हैं, उनको आप हमेशा गा सकते हैं, हमेशा गुनगुना सकते हैं। अगर गजल वजन में है, तो आप आराम से, उसका रिदम भी बन जाएगा और आप आराम से उसको कंपोजिंग भी हो जाएगी, और आराम से आप उसको गुनगुना भी सकते हैं, अगर आपको म्यूजिक की थोड़ी बहुत, मौसीकी की थोड़ी बहुत अलीफ बे मालूम है तो। मैं खुद गा नहीं सकता, मेरी आवाज इस काबिल नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, गुनगुनाता हर शख्स है, हम हर कोई गुनगुनाता है। तो हाँ, मैंने अपनी गजलें गुनगुनाई हैं। इनफैक्ट मेरी कुछ 8 गजलें पहले से कंपोज होके गुनगुनाई गई हैं, गाई गई हैं, वो अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है। प्रॉपर लोग जो गजल गाते हैं, उन्होंने मेरी गजलें गाई हैं। कुछ 8 गजलें इस वक्त यूट्यूब पे मौजूद है। मुल्तान से एक है, शोक स्टूडियो, उन्होंने फोन किया था, राब्ता किया था, उन्होंने बोला कि हमें आपकी शायरी पसंद है और हम आपकी कुछ गजलें कंपोज करना चाहते हैं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह कीजिए। तो उन्होंने कुछ कंपोज करी थी, कुछ मुझे पसंद आई, कुछ की कंपोजिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी, लेकिन बहरहाल वो यूट्यूब पर मौजूद है और मेरी गजलें गाई जाती हैं। अभी पाइपलाइन में मेरा एक गाना भी है, तुम मेरे हो ऐसा कोई वादा तो नहीं था। कंपोजिंग कंप्लीट हो गई, लॉकडाउन की वजह से कई चीजें, कुछ मिक्सिंग वगैरह होती है, वो कुछ बाकी है। वो भी इंशाल्लाह मुमकिन है कि इस साल के एंड तक वो भी इंशाल्लाह मंजर आम पे आ जाएगा मेरा गाना। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सॉन्ग। तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अगर अगर आपके लिए सब पॉसिबल है कि आप उसका लिंक जो है वो हमें इस वीडियो इस लाइव सेशन के बाद अगर नीचे कमेंट में अगर आप उसको पेस्ट कर दें, तो हमारे जो भी लोग हैं वो आपकी सुनना चाहते हैं कि आपकी जो लिखी हुई गज़लें हैं उनको कैसे कंपोज किया गया है और किसने गाया है, और फर्दर वो फिर आपके गाने का भी वेट करेंगे। बिल्कुल सो बिल्कुल, आप इंशाल्लाह मैं बिल्कुल नीचे कोशिश करूंगा कि कमेंट्स में कहीं ना कहीं लिंक डाल दूं। श्योर। और अब मेरा सवाल ये है कि कभी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमें टाइम नहीं देते, बैंक से वापस आते हैं तो अपनी किताबों में छुप जाते हैं, और फिर गज़ल पे भी काम हो रहा है, बुक्स पे भी काम हो रहा है और सॉन्ग पे भी अब काम हो रहा है, तो कभी शिकायत की हो कि भाई हम तो बड़े तंग आ गए तुम्हारे इस लिखने लिखाने से? जब मेरी आपने लॉकडाउन वाली गजल सुनी है नहीं, ऐसा ही है। शुरू में कुछ, जाहिर सी बात है, दो इंसान जब एक रिश्ते में जाते हैं तो शुरू में उनको वैसे ही एक प्रॉब्लम होती है एक दूसरे को समझने में। और हमारे तो शौक कुछ ऐसे थे कि रात देर देर तक जागना किताबों के साथ और गजलें लिखना और अपनी धुन में रहना। तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, लेकिन बहुत जल्दी वो उसको अंडरस्टैंड कर गई थी। उसके बाद हुआ यूं कि मैं भी उनको मुशायरों में ले जाने लगा। मैंने कहा आप भी चलो मुशायरों में। तो मेरा फायदा ये है, मैं उनको मुशायरों में ले जाने लगा, तो उनको भी मैंने काम पे लगा दिया कि आप भी बैठो, आप भी सुनो। तो थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट भी आ गया, शुरू में बिल्कुल नहीं था, लेकिन उनका इंटरेस्ट भी आ गया। तो वो, मेरे अलावा उनको बहुत सारे शायरों के शेर पसंद है। मेरे शेर उनको बड़ा खूब दाद देती। अब मैं बोलता हूँ कि तुम ऑडियंस में बैठती हो, मुझे क्यों दाद नहीं देती? तो कहती हैं कि अच्छा कोई लगेगा कि बेगम बैठ के दाद दे रही है वहां से। तो मैंने कहा ठीक है तो उनके अलावा मुझे हर किसी से दाद मिल जाती है बाहर। लेकिन घर में जाहिर सी बात है, जो भी शेर तख्लीक होता है, जो भी शेर पहला आता है, वो उनसे ही पास होके जाता है। उनको, वो हमेशा उन्होंने हर शायरी मेरी सुनी हुई होती है, जो नई शायरी है।
तो जो है वो पहले जो है वो उनकी नज़र शेयर किया जाता है, और फिर जब वो उनसे कहती हाँ ठीक है शकील इसमें कुछ वजन कम है इसको कुछ तो उसके बाद जो है वो फिर हम सुनते हैं, राइट? ऐसे ही जैसे शेर की आमद होती है, तो जाहिर सी बात है उस वक्त फौरन तो नहीं, क्योंकि वो उसको शेर को निखरने में, उस जमीन पे जहन को बैठने में और लफ्जों की सेटिंग करने में वक्त लगता है। तो वो उसके बाद जब भी वो फाइनल हो जाता है वो शेर, तो वो सबसे पहले बेगम को सुनाया जाता है घर में, और उनको पसंद आता है, और उसके बाद फिर वो आगे जाता है। ऐसा ही है। अब ये है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनको ये होती है, उनको पता चल ही गया है, लेकिन शुरू में ये होता था कि मैं अगर बैठा हुआ हूँ उनके बराबर में बैठा हूँ और ये डिसाइड हो गया है कि आप टीवी पे कुछ देख लो या किसी से फोन पे बात कर ले, जो भी है, और मैं थोड़ा सा अपना काम कर रहा हूँ, तो अगर वो बीच में मुझे बोलती थी बात सुनिएगा, और अगर कोई बात बोलती थी वो शायद मुझे सुनाई नहीं दे रही होती थी उस वक्त, या मैं काफी कुछ अंदर होता था, गफलों में सोच रहा होता था, तो उनको होता था कि मैं आपके बिल्कुल बराबर में बैठी हूँ और आप मेरी बात नहीं सुन रहे। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं कि मैं बात नहीं सुन रहा, मुझे बाद में ख्याल आता है, मैंने कहा मैंने सुनी ही नहीं, वाकई मैंने नहीं सुनी, क्योंकि इंसान इतना ज्यादा गफलों में घुसा हुआ होता है, इतने ज्यादा सोच। अब मैंने अपना, शुरू में हमारा मेरा कमरा नहीं था अलग बैठने का, अब मैंने अपना कंप्यूटर अपना कमरा अलहदा कर लिया है, वो किचन के बिल्कुल बराबर में, तो अगर ड्यू टू किचन में इनको कुछ, लॉकडाउन। हाँ तो अभी लॉकडाउन में तो खास तौर पे अलग करना पड़ा। तो अब सिलसिला ये है कि अब वो अंडरस्टैंड कर गई हैं, तो जब मैं अपने करेक्टर में अपने मतलब गजलें वगैरह लिख रहा होता हूँ, एक करेक्टर के अंदर, एक किरदार के अंदर जाता है इंसान, और उसको फिर कोई कुछ करता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा रिदम टूट जाता है। तो इसलिए वो इस बात को अंडरस्टैंड करती है, जाहिर सी बात है। फिर मुझे, मैं उनको पहले से बता देता हूँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आमद होगी गजल की, कोई एक मिसरा आ रहा है जहन में, तो आज मुझे कुछ टाइम अलोन चाहिए, स्पेंड करना है कुछ 1 डेढ़ 2 घंटे। तो फिर वो 2 घंटे तक फिर वो सो जाती हैं, तो फिर मुझे पूरी रात मिल जाती है। मैं मांगता 1 डेढ़ घंटा हूँ, लेकिन वो तकरीबन सो ही जाती हैं उस वक्त बेड पे जाके, तो फिर मैं यूं करता हूँ कि मैं पूरी रात ले लेता हूँ आराम से। ऑलराइट, और मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जब सपोज आप कुछ लिख रहे हो और बदकिस्मती से आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपको वहीं कुछ आमद हो गई और आपने लिख लिया उस डायरी पे, और सडनली जो है वो आपको किसी काम से ऑफिस छोड़कर जाना पड़ा या कोई आपके ऑफिस में आ गया, तो वो डायरी बंद हो जाती है, तो वो जो दिमाग बिल्कुल की ऐसे ही खिड़की होती है वो भी साथ ही बंद हो जाती है, फिर बहुत ऐसे मुश्किल होता है वहीं से दोबारा से कंटिन्यू वही। करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह मेरी कई गजलें जो मैंने 3 3 4 4 साल हो गए, पहली जब किताब लिखी थी तब मैंने दो दो शेर लिखे, उसके बाद उस गजल को कभी भी कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि उस वक्त शायद रिदम टूट गया, और अब मैं उसको सोचने की कोशिश करता हूँ कि यार कोई काफिया मिला के इस गजल को तो कंप्लीट करे, नहीं बन पाता, नहीं हो पाता। तो आज तक मेरी कई गजलें हैं जो ऐसी अधूरी पड़ी हैं। अच्छा, अब मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पाक यूनिटी स्वीडन से कैसे जुड़े आप? जी, जब से स्वीडन आए किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके साथ काम कर रहे थे, और अब पाक यूनिटी स्वीडन के साथ काम कर रहे हैं। मेरी ये सोच होती है कि डजेंट मैटर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, आप ये सोचें कि आप सफीर पाकिस्तान हैं, यानी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके एम्बेसडर हैं। तो यही मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मेरी जो भी मैं हरकतें करता हूँ, जो भी मैं लोगों से बात करता हूँ, मुलाकात करता हूँ, कहीं ना कहीं मैं रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ पाकिस्तान को। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे पीछे बात होगी तो बात होगी, हाँ वो पाकिस्तानी आया था। तो मैं ये सोचा, हालांकि मेरे पास डबल नेशनैलिटी है, लेकिन मैं यही मेरी सोच यही है कि मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ, और हम मुझे लगता है कि हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, अपने काम के साथ साथ ये भी जहन में रखे कि आप जो भी एक्ट करते हो उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके मुल्क के साथ, जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का दिखाऊं, और इससे मैं खुद भी दिन ब दिन बेहतर होता जाता हूँ। जाहिर सी बात है, अपने ऊपर सोचता हूँ कि यार ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी। तो कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए काम करना है, यहाँ पर आए कुछ ना कुछ तो करना है अपना साथ साथ। पैसे तो कमा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल करीम राज़िक है, पैसे आ रहे हैं, काम कर रहा है इंसान, इसके अलावा क्या कर रहा है, अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए हमने चंद दोस्तों ने मिलकर पाक यूनिटी स्वीडन बनाई, इसकी बुनियाद रखी, और अब इसमें काम कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट हम फराहम कर रहे हैं। खासतौर पे पाकिस्तान में, स्वीडन में और भी कम्युनिटीज हैं, और भी इस तरह के ग्रुप्स हैं, वो पूरा साल काम करते हैं, दूसरे लोगों के लिए इवेंट करते हैं। तो हमने पिछले साल एक इवेंट किया था जिसमें हमने
जो लोग दूसरों के लिए इवेंट करते हैं, हमने उनको इनवाइट किया था उस इवेंट में और उनको एंटरटेनमेंट फराहम किया था। उनके लिए एक हमने क्रिकेट मैच रखा था कि सारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आए और आपस में क्रिकेट खेलें और खुद एंटरटेन हो, ना कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को हर वक्त एंटरटेन करते रहे। अभी भी हमारी कोशिश है ये, लॉकडाउन के दौरान हमारी लाइव सेशंस हो रहे हैं, रमजान के दौरान काफी लाइव सेशंस वगैरह हुए। इनफैक्ट आपके इंटरव्यू के बाद भी हम एक मुशायरा कर रहे हैं। ये चौथा मुशायरा होगा इंशाल्लाह हमारा आज शाम का, जिसका मेजबान मैं ही हूँ। और इसमें जो है हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, बरतानिया से लोग आ रहे हैं, शोरा और स्टूडेंट से भी होंगे। तो ये बहुत कामयाब मुशायरा जाएगा इंशाल्लाह आज शाम का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मेरा अगला सवाल यही, और उसके बाद मैं आपसे जो है वो माजरत करके कहूँगी कि ठीक है जी, शुक्रिया, आपने जो है वो हमें टाइम दिया। अगला मैंने जो है वो पहले भी आपको सुना है, जब आप कोई भी प्रोग्राम को एज ए होस्ट डील करते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यू आर अ प्रोफेशनल आरजे। तो कभी ऐसी मतलब प्रैक्टिस की आपने पाकिस्तान में किसी रेडियो के साथ, या सिर्फ इसको यहीं से स्टार्ट किया? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, इसका बिल्कुल कोई तजुर्बा नहीं था पहले। तो ये तो लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। हमें तो ऐसे लाइव सेशंस वगैरह करने आते ही नहीं थे, और लोगों के सामने बैठना बिल्कुल नहीं। बस ये कि शायरी करता रहा हूँ, और बहुत सारे ममालिक के अंदर शायरी परफॉर्म की। शायद आपका वीडियो रुका हुआ है या ऐसा कुछ है। बहरहाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? सिरा? नेट डिस्कनेक्ट हो गया है शायद। You should finish this. सॉरी शकील साहब, कुछ डिस्कनेक्टिविटी हो गई। सॉरी, मुझे जितना आपका टाइम जो जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस मैं ये बता रहा था, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई है। लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। बस शायरी कर की है, कई ममालिक के अंदर परफॉर्म किया है, मुशायरों में जाता रहता हूँ, नॉर्वे में, डेनमार्क में, पाकिस्तान में। अभी लास्ट टाइम पाकिस्तान में था तो पूरे पंजाब में पहली दफा सही से पंजाब देखने को मिला। पूरे पाकिस्तान में मुशायरे किए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इंग्लैंड में करता रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से काफी कुछ सीख लिया। आप जैसे सीनियर्स को देखते रहते हैं कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा होस्ट करती हैं प्रोग्राम। आपके तो 5-5 6-6 सेशन होते हैं एवरीडे, और मुझे नहीं पता इतनी एनर्जी आप लोग कहाँ से लाते हैं। मैं तो अभी आज का ही सोचा था, इतना स्ट्रेस डाउन था, मैंने कहा आज आपने मुझे बोल दिया है कि आपके साथ बैठना है, और शाम में फिर मेरा मुशायरा भी है। तो वो आप तो 6-6 8-8 सेशंस कर लेती हैं दिन में। नहीं, आप लोगों से सीख रहे हैं, आप लोगों को देखते हैं, और ये सीखने का मन जो है वो हमेशा जारी रहता है। से मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ, लेकिन आप मुझे हमेशा एक आरजे ही लगे। मुझे शुरू से ही, जब मेरा पहले दफा आपसे इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने कहा कि बंदा आरजे, और फिर इसने लिटरेचर को जो अपनाया। अब आज पता चला कि यू आर नॉट प्रोफेशनल आरजे, लेकिन योर साउंड, योर वॉइस पिच, योर कंट्रोलिंग ऑफ दिस स्टूडियो, तो वो मुझे उस दिन वही लगा कि आप प्रोफेशनल आरजे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। आप थोड़ा रेस्ट कर लें बहुत और फिर शुक्रिया। आप अपने लाइव सेशन को देखें। ओके जी। बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करेगा आप भी ज्वाइन करें। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। आई विल इंशाल्लाह, मैं आऊंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस शो। आज खान स्वीडन से ये बैंकर थे, और आज हमने बहुत सारी शायरी की बात की। इनकी बुक्स हैं, इनकी 3 बुक्स हैं। एक झूठी तहरीर, इसके बाद जोड़ गए, फिर झूठी तहरीर पार्ट 2।
सो आप इन्हें गूगल कर सकते हैं, इनकी बुक्स को जो है वो मैं इनका लिंक भी शेयर कर देती हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लिटरेचर में इंटरेस्ट है आपका तो आप इनसे कनेक्शन भी बना सकते हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। और अगर आप लिटरेचर में सच में इंटरेस्टेड हैं तो शायद 2 घंटों में या 3 घंटों में जो है वो इनका मुशायरा है, जिसमें ये सब कॉन्टिनेंट से जो है वो सारे शोरा को ले रहे हैं। सब कॉन्टिनेंट मीन्स पाकिस्तान और इंडिया से, और एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म ये डिज़ाइन करने वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Thank you for sharing your lots of interest through your messages and comments. This interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of Peace. Thank you everyone. अपना ख्याल रखें, बहुत सारा घर रहें, हेल्दी फूड लें और बहुत सारी अच्छी नींद लें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक और गेस्ट के साथ बहुत जल्द।